हमारा टॉपिक जो है वो है डूबत ऋण, अशोध्य ऋण या बैड डेब्ट्स। अशोध्य ऋण या डूबत ऋण किसे कहा जाता है? तो व्यापार में क्या होता है कि देनदार होते हैं। देनदार वो व्यक्ति होता है जिसको हम उधार माल बेचते हैं। तो जो इस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं, कई बार वो हमको पैसा नहीं दे पाता है। ठीक है, पैसा नहीं देने का कारण यह है कि वो दिवालिया हो गया। अब दिवालिया क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके कर्जे ज्यादा हो जाते हैं और उसकी संपत्ति कम है। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, अपने आप को कोर्ट के पास जाकर सरेंडर कर देता है कि भाई मैं अपने कर्जा चुकाने में अब सक्षम नहीं हूं, तो आप मुझे दिवालिया घोषित कर दो करके। तो जब वो दिवालिया हो जाता है तो उस कंडीशन में वो हमारा देनदार था, तो वो पैसा तो अब देगा नहीं, तो देगा नहीं तो वो पैसा हमारा हो जाता है, डूब जाता है। तो उसी को कहा जाता है डूबत ऋण या अशोध्य ऋण। तो जैसे यहाँ पर सोहन नाम के एक व्यक्ति को हम माल बेचे 10,000 का, अब बाद में सोहन से हमको प्राप्त हुआ 6,000 रुपये और शेष राशि डूब गया, मान लेते हैं। ठीक है, तो जब सोहन को हम माल बेचेंगे तो अब एंट्री क्या करेंगे, तो आप इसका जर्नल एंट्री कर लीजिए, पंजी पुष्टि कर लीजिए। ये कॉलम बना दीजिए, दिनांक, विवरण, ये हो जाएगा एलएफ, राशि विकलन और राशि समाकलन। डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब जब आप इसको वो करोगे तो सबसे पहले जैसे जनवरी 1 को जब सोहन को माल बेचोगे तो सोहन पाने वाला, तो सोहन का अकाउंट डेबिट कर देना, तो सोहन का अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक, 10,000 रुपए से। और माल बेच रहे हैं ना, बेच रहे हैं तो माल क्या कर रहा है, जा रहा है, तो जा रहा है तो विक्रय खाता क्रेडिट कर दोगे, तो क्रेडिट कर दिए विक्रय खाता। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, जनवरी 10 को सोहन से नगद मिल रहा है 6,000 रुपया और शेष राशि डूब गया है बोलता है। तो सोहन से जब नगद मिलेगा तब आएगा रोकड़, तो रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा। ठीक, ये 6,000 रुपये मिल रहा है। अब देखो, सोहन से लेना है हमको 10,000 रुपये, 10,000 के बदले में केवल 6,000 रुपये दे रहा है, तो बाकी जो पैसा बचा उसको बोलता है डूब गया, मान लेता है। ठीक है, तो वो पैसा अगर जब डूब जाएगा तो वो डूबना हमारे लिए लॉस है। ठीक है, इस कारण बैड डेब्ट से अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डूबत ऋण खाता विकलन हो जाएगा 4,000 रुपया, और समाकलन हो जाएगा, सोहन का खाता क्रेडिट हो जाएगा। सोहन से अकाउंट क्रेडिट कर दोगे और ये हो जाएगा टोटल 10,000 रुपये से। तो ये हो जाएगा रोकड़ खाता विकलन, डूबत ऋण खाता विकलन और सोहन का खाता समाकलन करके सोहन का अकाउंट क्रेडिट। अब दिसंबर के महीने में क्या हुआ, सोहन से ये पैसा हमको वापस प्राप्त हो गया। ये जो राशि हम डूबत मान लिए थे 4,000 रुपया, वो 4,000 रुपया हमको वापस प्राप्त हो गया। तो जब ये 4,000 रुपया जब हमको वापस प्राप्त होगा तो ध्यान में रखिए, यहां पर हमारे पास जब वो पैसा प्राप्त होगा तो भाई हमारे पास पैसा आएगा ना भाई, रोकड़ आएगा, तो रोकड़ आएगा तो रोकड़ खाता विकलन करोगे, और समाकलन कर दोगे। अब समाकलन किसको करेंगे वो देखो, सोहन से तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन सोहन से कौन सा पैसा प्राप्त हो रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सोहन का खाता क्रेडिट नहीं करोगे क्योंकि सोहन दे रहा है तो भाई रोकड़ आ रहा है, और सोहन दे रहा है करके सोहन का खाता क्रेडिट नहीं करेंगे। रोकड़ तो आ रहा है, लेकिन देखिए सोहन पहले माल बेचे थे 10,000 रुपया, और फिर इस 10,000 के बदले में हम सोहन का खाता यहां पर क्रेडिट कर चुके हैं ऑलरेडी 10,000 रुपए से, मतलब सोहन का हिसाब किताब हो गया है बराबर। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ था, ये 4,000 रुपये जो था ये डूबत ऋण का पैसा है, इसको हमने लॉस मानकर डूबत ऋण खाता विकलन कर लिए हैं, बैड डेब्ट अकाउंट
डेबिट कर ली हैं, इतने का लॉस हो गया। अब कोई लॉस अगर हमको वापस मिल जाए तो वो हमारा प्रॉफिट होगा ना भाई। भाई जैसे आपको आपका कोई पर्स गुम गया, उसमें 2000 रुपये था, अब 2000 रुपये था, गुम गया, गुम जाने के बाद क्या हुआ, वो आपने उसको लॉस मान लिया। अगर वो पैसा आपको वापस मिल जाए तो वो आपके लिए एक प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, हम डूबत ऋण खाता क्रेडिट कर देंगे। या डूबत ऋण खाता भी लिख सकते हो, या डूबत ऋण वसूली खाता भी लिख सकते हो, ठीक है। डूबत ऋण की वसूली हो रही है तो डूबत ऋण वसूली खाता क्रेडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डूबत ऋण भी लिखोगे तब भी सही है और डूबत ऋण वसूली लिखोगे तब भी सही है। तो इस प्रकार से इसका ये ऐसा एंट्री हो जाएगा। बैंक संबंधी जर्नल एंट्री में बैंक संबंधी लेखे, ठीक है। बैंक संबंधी लेखे जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो तो कई बार बैंक संबंधी एंट्री आती है। तो बैंक संबंधी एंट्रियों को देख लेते हैं कि भाई बैंक संबंधी एंट्रियों को कैसे लिखते हैं। तो देखिए, बैंक जो होता है एक व्यक्ति होता है, एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, ठीक है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको कानून ने बनाया है। तो जो बैंक होता है वो भारत सरकार के बैंकिंग कानून के तहत बना हुआ है, इस कारण बैंक एक कृत्रिम व्यक्ति कहलाता है। तो बैंक जो होता है उसको आपको एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करना है। जैसे बैंक में रुपए जमा किए, बैंक में रोकड़ जमा किया, भाई बैंक में हम पैसा जमा करते हैं ना भाई। तो जैसे हमने बैंक में 10,000 रुपये जमा किया, अब इसका एंट्री क्या होगा, तो बैंक में जब आप पैसा जमा करोगे तो बैंक पाने वाला है तो बैंक खाता डेबिट कर देना, ठीक है। बैंक खाता विकलन कर दोगे। और जब रुपए जमा करोगे तो रोकड़ आ रहा है कि जा रहा है वो देख लो, तो रोकड़ जा रहा है तो रोकड़ खाता समाकलन हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा। ये इस प्रकार से कॉलम आप ये देख लीजिए, बैंक में पैसा जमा किया, ये हो गया। बाय द वे, बैंक से पैसा निकालोगे, ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं बैंक से रोकड़ निकालने पर, भाई जमा भी करते हो निकालते भी हो ना भाई। बैंक से चलो रोकड़ निकाल ला 2,000 रुपया, अब बैंक से जब रोकड़ निकालोगे तब क्या एंट्री करोगे, तो देखो बैंक से जब रोकड़ निकालोगे तो रोकड़ निकाल रहे हो, तो रोकड़ निकालोगे तो रोकड़ आपके पास आएगा, तो रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट विकलन हो जाएगा, रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा। और बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो देने वाला कौन है, बैंक है, तो बैंक खाता क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर लिख देना बैंक से पैसा निकाला, बैंक से रोकड़ निकाला, ये 2,000 रुपया, ये ऐसा लिख दिए, ये हो गया। उसके बाद जैसे आप माल खरीदा और चेक दिया, माल खरीदा और चेक से भुगतान किया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5,000 रुपये का, तो माल खरीदोगे और चेक से पेमेंट करोगे, तो माल खरीदने पर देखिए, माल खरीदने पर आपके पास क्या आएगा, माल आएगा, इस कारण क्रय खाता डेबिट हो जाएगा। माल आ रहा है तो खरीदा हुआ, क्रय खाता विकलन होगा, आप लोगों को बता चुके हैं, क्रय माल खरीदेगा हमेशा क्रय खाता विकलन होगा, क्रय खाता कभी भी समाकलन नहीं होगा। 5 कंडीशन आप लोगों को बता चुके हैं कि क्रय खाता कब कब समाकलन होगा करके, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखना, माल खरीदेगा तो क्रय खाता विकलन ही होगा, क्योंकि माल खरीदोगे तो माल आएगा भाई ना, तो क्रय खाता विकलन हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। और कहां से पैसा दे रहे हो, चेक से दे रहे हो, तो पैसा आप नहीं दे रहे हो, बैंक दे रहा है, ठीक है, वो पैसा बैंक देगा, तो बैंक जब देगा तो देने वाला एक व्यक्ति है, तो बैंक खाता क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, टू बैंक अकाउंट कर देना। तो जैसे यहां पर 5,000 रुपये लिखे, 5,000 रुपये से एंट्री कर दिए। उसके बाद जैसे माल बेचा, चेक मिला, फॉर एग्जांपल माल बेचा और
चेक मिला 3,000 रुपया, या सोहन को माल बेचा और चेक मिला। ठीक है, ये एंट्री है। सोहन को माल बेचा है, चेक मिला है। तो देखो, सोहन को माल बेचा है, चेक मिला है, तो चेक मिला, इसका मतलब चेक को आप अपने पास रखोगे नहीं भाई, चेक को बैंक में जमा करोगे। ठीक है, तो चेक का सीधा संबंध किससे है? बैंक से है। तो जब चेक मिलेगा तो उस चेक को आप क्या करोगे? बैंक में जमा कर दोगे। तो पाने वाला बैंक हो गया, तो बैंक खाता विकलन। और जब आप माल बेच रहे हो तो आपके पास से क्या जा रहा है? माल जा रहा है। ठीक है, तो जब भी विक्रय होगा तो विक्रय खाता हमेशा समाकलन हो जाएगा। विक्रय खाता हमेशा समाकलन ही होता है ना भाई, माल बेचोगे तो माल कम होगा, तो विक्रय खाता समाकलन हो जाएगा। ये एंट्री हो गया। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अजय को माल बेचा 4,000 रुपया, दूसरा तारीख को अजय से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुआ 3,950 रुपया। पूर्ण भुगतान में चेक प्राप्त हुआ, चेक प्राप्त हुआ 3,950 रुपया, अगर ऐसा एंट्री है। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे कि अजय से, देखिए पहले क्या कर रहा है? अजय को माल बेच रहा है। ठीक है, अजय को माल बेचा है। तो जब अजय को माल बेचोगे तो देखो यहां पर अजय का नाम का एक व्यक्ति है और बदले में हमको नगद नहीं मिल रहा है, मतलब अजय पाने वाला है और माल बेचने से आपको पास माल जा रहा है। ठीक है, दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। एक तो पाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो पाने वाले व्यक्ति को विकलन करते हो, तो अजय पाने वाला, तो अजय का खाता क्या कर दोगे? विकलन कर दोगे। और माल बेच रहे हो ना भाई, तो माल बेच रहे हो तो माल जा रहा है, तो माल जा रहा है तो विक्रय खाता को क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे, विक्रय खाता क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, यहां पर है 4,000 का माल, 4,000 लिख दिए, ये हो गया। यहां नरेशन लिख देना, अजय को माल बेचा। ठीक है, उसके बाद इसका अगला एंट्री ये बोलता है कि भाई अजय से पूर्ण भुगतान में चेक प्राप्त हुआ है 3,950 रुपया। अब यहां पर पूर्ण भुगतान शब्द का प्रयोग होगा, वहां पर नगद बट्टा हमेशा निकलेगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जहां पर फुल सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट का मतलब यह है कि उसने पूरा पैसा नहीं दिया है, लेकिन उस पूरे पैसे का हिसाब मान लिया गया है उसको। ठीक है, जैसे अजय को हम बेचे हैं 4,000 का, लेकिन वो दे रहा है कितना? 3,950 रुपया, और उसी को बोलता है पूर्ण भुगतान। अब और पैसा नहीं दूंगा भैया, हो गया हिसाब किताब, ये बोल रहा है। तो हो गया हिसाब किताब, इसका मतलब क्या कि भाई वो 50 रुपया कम दे रहा है, इसका मतलब वो बट्टा है। ठीक है, व्यापारी भी ये मान लिया कि भाई चलो ठीक है यार, 50 रुपया कम दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको हम डिस्काउंट दे देते हैं क्योंकि आपने वो पैसा दे दिया। ठीक है, तो यहां पर जब आप एंट्री करोगे तो उसका एंट्री हो जाएगा अजय से, देखो पूर्ण भुगतान में चेक प्राप्त हो रहा है, तो चेक जो मिलेगा उसको आप क्या करोगे? बैंक में जमा कर दोगे, तो बैंक पाने वाला व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो पाने वाला व्यक्ति है बैंक, तो बैंक खाता विकलन। जहां पर चेक मिलेगा इसका मतलब यह है कि रोकड़ खाता विकलन के जगह आपको बैंक खाता विकलन करना पड़ेगा, तो बैंक खाता विकलन कर दिए 3,950 रुपये से। और जैसी रोकड़ के साथ बट्टा जो होता है विकलन समाकलन होता है, उसी प्रकार बैंक के साथ भी बट्टा जो होगा, नगद बट्टा, वो हमेशा विकलन समाकलन होगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसे रोकड़ हमारे लिए पैसा है, वैसी अगर कोई चेक मिल रहा है वो भी हमारे लिए पैसा ही है, क्योंकि वो पैसा हमको बैंक से मिल जाएगा। बैंक में उस चेक को जमा करेंगे, 1-2 दिन के बाद वो क्लियरेंस होकर वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो बैंक खाता विकलन हो जाएगा। ठीक है, बट्टा खाता विकलन हो जाएगा 50 रुपये से, और किससे प्राप्त हो रहा है? अजय से।
तो अजय का खाता समाकलन हो जाएगा, तो अजय का खाता समाकलन कर देना। तो 50 रुपए का बट्टा और अजय के खाते में चला जाएगा 4000 रुपया। तो इस प्रकार से ये बैंक संबंधी लेखे जो